ले वोकैबुलरी पेश करनी है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। गुड इवनिंग बाजी, गुड इवनिंग सचिन बाजी, गुड इवनिंग सुबोध ऋषिकेश इशू। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਵੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬਣਦੇ ਆਂ। सावन साहब एक ओंकार, सचिन साहब एक ओंकार। जय हिंद रुपेंद्र चौधरी साहब। अर्जुन साहब टॉप 10 में ही पहुंचोगे। जिस कायदे से हम लोग लेके चल रहे हैं हर एक चीज को, उस कायदे से चलते रहेंगे। एक ओंकार, सभी को एक ओंकार, दिलों से नमस्कार। चाय वाय पिलाओगे? आप गुस्सा है मुझसे? आप गुस्सा है मुझसे? गुस्सा मत हो ना, हमें गुस्से से बहुत डर लगता है। कौन सा सवाल है? मेरे हर एक बैच में मैं सभी पेपर्स को कवर करके चलता हूँ। मैं किसी एक पेपर को कभी लेकर नहीं चलता। जिन बच्चों के दिल में ये रहता है कि सर एक पेपर, वो पर्टिकुलर पेपर कवर हो जाएगा, वो सवाल ही मूर्खता भरा है। बिल्कुल मत मानना बुरा। आप अगर गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी खरीदने का मतलब गाड़ी हर एक पर्पज के लिए होती है। आप उसे घूमने के लिए ले जाओ, आप उसमें मस्ती करो, आप कैसे भी उसको यूज करो। यही हाल है अपनी पढ़ाने का। हम सब चीजों को कवर करते हैं, किसी एक पेपर से दायरा है ही नहीं। एक पुराना इंस्टीट्यूट था जिसमें मैं पहले था, उसमें एक माहौल होता था खराब कि पहले सीजीएल प्रीलिम्स के लिए बच्चों के एडमिशन लिए जाते थे, 10-12 हजार फूंक दिए जाते थे। फिर वो बच्चे बेचारे प्री क्लियर करने के बाद मेंस के लिए फिर कोचिंग लेते थे। तो पैसा और समय बर्बाद होना है, ठीक है ना। पैसा और समय बर्बाद करना मूर्खता है। इसलिए हम लोगों ने स्पेशल बैच का ट्रेंड बनाया है कि अब की बार आखिरी बार, बिल्कुल किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सत श्री अकाल वीरो, तुसी रुक जाओ। ये जो कमेंट शमेंट कर रहे हो मैं अब देख नहीं रहा। मैं अब इन सारी बातचीत को, इस सारी बातचीत को रोक रहा हूँ। कमेंट्स वाले सेक्शन को रोकें। और एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ, जरा उसका खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। दोस्तों, वोकैबुलरी को लेकर अब टेंशन बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, और वोकैबुलरी को लेकर मैं खुद आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सारी रात सोई नहीं, बिना सोए सारे काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपग्रेडेड मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। कहानी क्या है पहले ध्यान से सुन लें, समझ लें। और इस कहानी के अंदर आप लोगों को हर दिन आई प्रॉमिस अगेन, हर दिन हम लोग आप लोगों के सामने 25-25 वर्ड्स का एक स्लॉट लगाएंगे। उनके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ईडियम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, रूट लेवल पर डिस्कशन हो सकता है, कुछ भी। 25 वर्ड्स का एक स्लॉट आप लोगों के सामने डिस्प्ले में आएगा, ठीक है। और आज जैसे मैं 25 वर्ड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कल फिर आपके 25 वर्ड्स सामने आएंगे। उससे अगले दिन इन 25 वर्ड्स के आधार पर करीब 15 या 20 क्वेश्चंस तैयार कराएंगे, ताकि ये आपके याद हो जाएं। फिर अगले दिन फिर कुछ क्वेश्चंस तैयार होंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। और हर दिन धीरे धीरे आप लोगों को ये याद करने का मौका मिलेगा। और उन मूर्खानंद के लिए मैं जोहर तैयारी करा रहा हूं, उनका जोहर हम करेंगे, जो हर चीज के लिए नोट्स मांगते हैं। मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझें। पीडीएफ के दीवानगी छोड़ दीजिए और ये रिकॉर्डेड क्लासेस को थोड़ा साइड करो, बड़े ध्यान से समझें। पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहने में आपका ज्यादा खर्च उठता है। आप पीडीएफ डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकलवाएं, उसके बाद उसके बारे में सोल्यूशन की वेट करें। समय आपका काफी कीमती है। आप लोग जानते हैं सीपीओ आपके सामने आ रहा है, जिसका अप्रोक्स समय हमारे पास 2 से 2.5-3 महीने का ही समय है। तो बच्चों, आपका समय इतना इंपॉर्टेंट है, और उस समय को मुझे मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाना है, यूटिलिटी पर। तो हम लोग अब करने का वाले हैं, हर दिन क्लास की शुरुआत में आपके सामने 25 वर्ड्स का स्लॉट में लगाऊंगा। फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन में यहीं पर वो वर्ड्स आ जाएंगे। उन वर्ड्स के सामने लिखे होंगे उनके मीनिंग। कुछ शब्दों को मैं रूट लेवल पर, किसी को हिंदी में, किसी में कैसे, मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप आराम से उन वर्ड्स को अपने हाथ से लिखेंगे,
जितना आप अपने हाथ से वर्ड्स को लिखते हैं उतने अच्छे से वो याद होते हैं। कुछ मूर्खानंद ये कहते हैं, सर नोट्स जो आप लोगों ने उस पर अपलोड किए थे वो नोट्स दोबारा से अपलोड करवाओ हैंड रिटन। मेरे दोस्त, सारी मेहनत अगर मैं ही कर अपलोड कर दूंगा तो फिर आपका सीखने का, समझने का मौका खत्म होता है। आप उन वर्ड्स को देखें, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, याद करें और आराम से उनको अपने हाथों से जब आप लिखेंगे तो वो आपको अपने आप याद होंगे। समय बचाता हूं, कहानी शुरू करता हूं। आपके सामने आपके वर्ड्स का स्लॉट 5-5 हिस्सों में बंटकर आएगा और आओ जादू देखते हैं। ये रहे आपके वो शब्द आंदो। सबसे पहले 5 शब्द हमारे सामने आए हैं, इन शब्दों को ध्यान से देखते हैं। पहला शब्द हमारे सामने हुआ फैंटाज्म। हम इसे कहते हैं फैंटाज्म। फैंटम शब्द से ये बना है या फैंटा से ये शब्द बना है और इसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है स्पिरिट, भूत प्रेत आत्मा। फैंटेज्म शब्द इसी से निकलकर आया और फैंटेज्म का अर्थ हुआ एन इल्यूजन। अगर शाब्दिक रूप से हम कहें तो इसका अर्थ निकलता है भ्रम, धोखा। ठीक। नंबर 2 पर लिखा है एक शब्द सोबरिंग। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। नंबर 2 पर लिखा है शब्द सोबरिंग। सोबरिंग शब्द बना है सोबर से और सोबर का अर्थ होता है सीरियस। अब सीरियस को हमें हिंदी में समझने कहने की जरूरत शायद नहीं है, आया ना। मैं अगर कहूं ही इज अ सोबर मैन, इसका मतलब वो बहुत सीरियस इंसान है, ना मुस्कुराता है ना बात करता है। नंबर 3 पर लिखा है कॉन्फैबुलेशन। शब्द को अगर हिस्सों में हम तोड़ने की कोशिश करें, कौन का अर्थ हम लोगों ने समझा, जिसे हमने कहा टुगेदर। क्या कहा बच्चों? टुगेदर। फैबुलेट एक शब्द होता है। फैबुलेट का अर्थ क्या हुआ? जिसमें हम चीजों को इकट्ठे जोड़ते हैं। तो कॉन्फैबुलेशन का मतलब हुआ, इसे हम अगर कहने की कोशिश करें अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। इसे अगर हम कहना चाहें तो अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, जिसे अगर हम कहना चाहें तो आपकी पर्सनल बातचीत। ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं टिट आ टिट। ठीक है जी। टिट आ टिट का मतलब यही है जो लिखा है, इसका अर्थ नंबर 3 पर अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। ठीक है जी। नंबर 4 पर आ जाए, लिखा है कॉलक्वल। फिर से बोले जरूर, कॉलक्वल। जब कॉलक्वल शब्द को हम देखें तो कॉल के साथ लोकी शब्द जुड़ा हुआ नजर आया। लोकी का मतलब होता है बच्चों स्पीच, और इस कॉल की अगर मैं बात करता हूं तो कॉल का मतलब हुआ टकराना। ठीक है ना जी। जो आप लोगों की स्पीच हर दिन आपसे टकराती है, फाइन, तो हर दिन की, प्रतिदिन की बातचीत की भाषा कोलोक्वल कहलाते हैं। कोलोक्वल मतलब प्रतिदिन जो भाषा में आपके आते हैं। ठीक है ना। इसी कोलोक्वल शब्द को अगर हम कहें तो ये भाषा का रूप है वर्नैकुलर। वर्नैकुलर। ठीक है जी। आम बोलचाल की भाषा। लेकिन इसका एक अर्थ और है जो आपके नंबर 4 पर लिखा है, कोलोक्वल, जिसे हम कहते हैं टॉक्स सेमिनार, जिसमें आप खुली बातचीत रखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने विचार टकराते हैं। बच्चों नंबर 5 पर लिखा है नेग। नेग का अर्थ होता है तुच्छ बातों पर झगड़ना। ठीक है। टू कंप्लेन, टू क्रिटिसाइज। पहले 5 शब्द मेरे साथ ऊंची आवाज में अर्थ बताना शुरू करें। फैंटाज्म, सोबरिंग, कॉन्फैबुलेशन, कॉलेक्वल, नैग। शाबाश, इनके अर्थ आपने बोले हैं। चलिए दोस्तों, अगले 5 शब्द आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो बच्चों, इन शब्दों को मेरे साथ समझें और लिखने का काम जब आपकी क्लास ओवर हो तब करें। ठीक है। और हर दिन के 25-25 शब्द, ये जो वर्ड्स का सिलेक्शन मैं ले रहा हूं ये GRE लेवल पर मैं चल रहा हूं। GRE वोकैबुलरी का टॉप लेवल है। ठीक है। लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है। अब किसी भी चीजों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारी रात ये सोचता रहा कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं PDF सीधी अपलोड कर देता हूं तो वो मेरे स्टूडेंट्स को हैंडीकैप कर देती हैं। मेरे बच्चे PDF के आधार पर उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और उस आधार पर उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ करूं कि जिसमें मेरा और आपका इंटरेक्शन बढ़े, तो वो एक ये जरिया है। बहुत बेहतरीन कोशिश रहेगी अगर आप मेरे साथ चलें। नंबर 6 पर लिखा है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है कठिनाई से चलना। क्या कहा? कठिनाई से चलना। टू ट्रेड हैवीली। ट्रेड शब्द से ही बना है ट्रेडमिल। सुना होगा आप लोगों ने, आप जिम्नेजियम वगैरह जाते हैं, जिम्नेजियम में एक मशीन होती है, इस तरह की पट्टा होता है उस पर, और इस तरीके से आप उस पर चलते हैं। अरे हाँ या ना। तो ये एक ट्रेडमिल है, मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी। अगर मैं इसे कहूं तो कठिनाई से चलना, ट्रैम्पल का अर्थ हुआ। नंबर 7 पर लिखा है सीनीसेंट। क्या लिखा है? सीनीसेंट। इसका मतलब बुजुर्ग होना, वृद्ध होना, या फिर कोई चीज आउटडेटेड हो जाना। ठीक है। नंबर 8 पर लिखा है लिटनी। लिटनी का अर्थ क्या हुआ? चर्च का सामान। हमने इसे अर्थ कहा
चर्च का सामान। वैसे किसी भी मंदिर की पूजा पाठ का जो सामान है उसे हम लिटनी कहते हैं। नंबर 9 पर लिखा है परवर्स। परवर्स का अर्थ होता है बुरा। क्या अर्थ? बुरा। ऑब्स्टिनेट, विकेड या पीविश, बुरा। पूछा जाता है ये बार बार। नंबर 10 पर लिखा है क्वैक। क्वैक बेसिकली, क्वैक का अर्थ मैं समझाना चाहूंगा। क्वैक एक वर्ब की तरह अगर यूज हम करें तो क्वैक का मतलब होता है टू ब्रैग। ब्रैग का सिनोनिम अगर हम कहें तो स्वैग। कीवे गुची और मानी विच रोल दी जवानी टैग कर नाने टैगनी स्वैगनी। स्वैग जो डींगे हाँकता है, अपनी बड़ाइयां हाँकता है, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, उसे हम स्वैग कहते हैं। बनो तेरा स्वैगर। आगे नहीं गाऊंगा। स्वैगर वो हुआ जो अपने अपने टशन में रहता, अपना दिखावा करता है, ब्रैग। ठीक है। क्वैक इसका अर्थ हुआ अपनी शेखी बगाड़ने वाला इंसान। फाइन। लेकिन अगर इसी को मैं नाउन की तरह यूज करता हूं तो बेसिकली एक डक की साउंड भी होती है। ठीक है ना जी। लेकिन अगर हम इसे असलियत में समझे, जो आपका परीक्षा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है, उसे हम कहते हैं अ फेक डॉक्टर। एक ऐसा नकली डॉक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। कुछ याद है? झोली छाप डॉक्टर, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्वैक। चलिए फटाफट से इन 6 शब्दों को मेरे साथ ऊंची आवाज में रिवाइज करें। आज शोर होने दो, घर पर जो भी आपको सुने आपके शोर को महसूस होने दो। कान में हेडफोन्स हैं, बड़े ध्यान से सुने। ठीक है। और जिन लोगों का दाएं बाएं ध्यान है वो बेहोश आत्माएं हैं, भगवान उनकी आत्मा को जगाए। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें। ट्रैम्पल। अर्थ बोलना है बच्चों। ट्रैम्पल का अर्थ टू रीड, टू ट्रेड हैविली, ये पढ़ना है। ट्रैम्पल, सीनिसेंट, लिटनी, परवर्स, क्वैक। शाबाश। अगले शब्द आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, देखें जरा स्क्रीन पर। आइए दोस्तों अगले शब्दों से मिलते हैं। नंबर 11 पर लिखा है ड्यूप। ड्यूप का अर्थ होता है धोखा देना, किसी का बेवकूफ बनाना, छलना। नंबर 12 पर आता है, लिखा है ड्यूरेस। ड्यूरेस का अर्थ होता है किसी को रोकना, किसी की आजादी को रोकना या किसी को बंदी बनाना। चिदम्बरम साहब के लिए यूज होने वाला शब्द है। 2 शब्द हमारे सामने आए। एक हम शब्द कहते हैं बच्चों फ्रीडम, और एक शब्द हम कहते हैं लिबर्टी। ये जो शब्द हमारे सामने आते हैं मेरे दोस्तों, ये 2 शब्द हमारे परीक्षा में यूज होने वाले हैं और ये सेंटेंस फिलर्स और क्लोज टेस्ट में भी मिलते हैं। फ्रीडम का अगर हम अर्थ समझते हैं तो इसका अर्थ होता है टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी, किसी को दासता से, बंधुता से मुक्त करना। किसी इंसान को किसी ने कब्जे में धर लिया हो, ठीक है, फिर उसे हम अगर मुक्त कर दें तो फ्रीडम हुआ। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी के अंदर फ्रीडम तो होती है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ दिए जाते हैं राइट्स, अधिकार। अब मैं अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझने का काम करूं तो भाई बड़े ध्यान से समझना। हम 1947 में हमें जो मिली है वो है हमारी फ्रीडम, ठीक है, और 1950 में जो हमें मिली है वो है हमारी लिबर्टी। फ्रीडम के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिए हैं। यही शब्द हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलते हैं सेंटेंस फिलर्स के नाम से। कई बच्चे पूछते हैं कि सर बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वोकैबुलरी ज्यादा अच्छे लेवल पर मिलती है, वहां ये शब्द मिलते हैं। ड्यूरेस का अर्थ होता है लिबर्टी को खत्म करना, इम्प्रिजनमेंट को खत्म, इम्प्रिजनमेंट लागू करना। इम्प्रिजन का मतलब बाकी को जो अधिकार है वो अधिकार उन लोगों को नहीं रहते हैं। नंबर 13 पर लिखा है बैंडी। इसे ऐसे मत पढ़ना कि बंदी आ गई सर मेरी पर जाई, बैंडी बोलते हैं। बैंडी का अर्थ होता है टू डिस्कस या एक्सचेंज, वार्तालाप करना, ठीक है जी, जिक्र करना। नंबर 14 पर आता है शब्द गाइल। गाइल का अर्थ होता है चतुर, चालाक, ठीक है, डिसीट, क्लेवर या फिर हम कह सकते हैं कनिंग, ठीक है सर। नंबर 15 पर आता है हमारे सामने स्फिंक्स लाइक। स्फिंक्स आपने नाम सुना होगा, पिरामिड ऑफ गिजा, GIZA, पिरामिड ऑफ गिजा। उसी के सामने एक इमेजिनरी बर्ड या इमेजिनरी एनिमल बनाया गया है जिसका शरीर लॉयन का है और उसका सिर इंसान का है। बेसिकली ये मिस्टीरियस बर्ड मानी जाती है। तो स्फिंक्स लाइक्स एक इडियम है जिसका अर्थ होता है मिस्टीरियस, जो है या नहीं इसके बात में रहस्य है, ठीक है जी। तो ये हुए हमारे, मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें। ड्यूप, ड्यूरेस, बैंडी, गाइल, स्फिंक्स लाइक, ठीक है जी। चलिए दोस्तों अगले शब्दों की हम बात करते हैं। अब शब्द नंबर 16 आपके सामने पेश हुआ, आ जाओ। शब्द संख्या 16 आपके सामने आता है प्रिसाइंट। देखो बच्चों, प्री का अर्थ होता है बिफोर,
प्री का अर्थ होता है बिफोर, और साइंट अगर शब्द किसी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ नो या फिर नॉलेज। जैसे अगर मैं कहना चाहूं प्री सर्विस, यानी कि नौकरी लगने से पूर्व अवस्था जो आप लोग देख रहे हैं, प्री सर्विस हम कहते हैं। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं प्री ऑर्डर, ऑर्डर करने से पहले जिस चीज को आप जांचते हैं, प्री शब्द बिफोर को बताता है। साइंट, साइंट से बना है साइंटिस्ट, साइंट से बना है साइंटिफिक, ठीक है, जानकारी। अब प्री साइंट का अर्थ अपने आप समझ आता है कि कोई भी चीज किसी घटना से होने से पहले जानकारी आ जाए, पूर्व ज्ञान इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। नंबर 17 पर आता है जिसे हम कहते हैं गैलिंग। गैलिंग का अर्थ होता है जब आप किसी को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, ठीक है। गैलिंग शब्द में से आईएनजी अगर आप हटा दें तो 18 पर आता है गैल। गैल का अर्थ होता है वही किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना। 17, 18 शब्द मिलते जुलते हैं। नंबर 19 पर आता है शब्द टॉयल्स। टॉयल्स का अर्थ हुआ ट्रैप्स या डिफिकल्टीज। टॉयल्स का अर्थ एक और होता है जिसे हम कहते हैं कड़ी मेहनत करना, ठीक है बच्चों। नंबर 20 पर आता है एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म अगर हम इसे देखें तो ये फ्रीडम, थोड़ी देर पहले हमने इस शब्द का जिक्र किया, ठीक है, फ्रीडम। तो मेरे साथ ऊंची आवाज में इन शब्दों को बोलने की कोशिश करें। प्रिसाइंट का अर्थ बोले, प्रिसाइंट, गैलिंग, गैल, टॉयल्स, एक्सोर्सिज्म, आफरीन। चलिए दोस्तों, आखिरी 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएंगे, फोकस करें। 5 शब्द आपके सामने। स्पीशियस, बच्चों ये स्पेशियस नहीं है, स्पीशियस। स्पीशियस का अर्थ होता है जो स्पष्ट है, जो दिख रहा है, स्पीशियस कहते हैं हम उसे, स्पष्ट हिंदी अर्थ लिखना चाहें तो। कंसील का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को छिपाते हैं, टू हाइड या टू कीप सीक्रेट, ठीक है बच्चों। नंबर 23 पर लिखा है मन्ना। हम लोग पहले मन्नत मानते थे, एजेस अगो, कई वर्ष पहले जब हम मन्नत मांगते थे तो मन्नत मांगने का एक रीजन होता था कि भगवान से हमारा होता था कि भगवान 2 समय का रोटी हमें दे दे, खाना हमें दे दे और तेरा भजन करें, यही मन्नत होती थी। आज तो खैर माहौल बदल ही गया है। मन्ना का अर्थ हुआ स्पिरिचुअल फूड, ठीक है बच्चों। नंबर 24 पर लिखा है हेल्टर स्केल्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज बिखरी हुई है। आप लोग रूम पीजी में रहते हैं, आपका अपना कमरा है, उसके अंदर सामान आप कैसे रखते हैं, सब कुछ इधर, बेटे शूज उधर, सॉक्स इधर, किताबें इधर इधर, ठीक है, सब चीजें इधर उधर बिगड़ी हुई हैं। अब अगर मैं कहने की कोशिश करूं, हेल्टर स्केल्टर का अर्थ निकलता है हेयर देयर। अगर मैं इसके अर्थ को समझने की कोशिश करूं तो ये तैयार हुआ डिसएरे। ये अर्थ तैयार करता है डिसएरे, जब चीजें बिखरी हुई हैं, ठीक है। आखिरी शब्द आता है हमारे सामने हेन पार्टी। ये एक पार्टी है, मिलन समारोह होता है सिर्फ, जिसमें आप समझ ही गए हैं। फाइन, 5 शब्दों को मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें। स्पीशियस, कंसील, मन्ना, हेल्टर स्केल्टर, हेन पार्टी। थैंक यू एवरीवन। तो कुल मिलाकर ये दोस्त हमारे सामने हो गए 25 शब्द। इन 25 शब्दों को आराम से घर पर आप बैठें, लिखें, इन शब्दों को हटाएं। आप चलते हैं मेरे साथ मिलकर थोड़ी सी बातचीत आगे लेकर। देखो दोस्तों, ये जो अप्रोच मैं अब आप लोगों के सामने लेकर चल रहा हूं, इस अप्रोच का एक फायदा हम लोगों को समझना है, ठीक है। इस अप्रोच में हम लोगों को समय बचाना सीखना है। पीडीएफ हमें हैंडीकैप करती जा रही है, उठाओ प्रिंट निकलवाओ, एक प्रिंट के पैसे लगते हैं भाई, 4-5 पेज निकालो पैसे लगते हैं, फिर करियर विल का पर्पस खत्म हो जाता है, ठीक। इतना तो आप मेरे पास ऑफलाइन में आओगे तो 10 या 12 हजार की वैसे मैं एक बैच में आपकी फीस लूंगा, उसमें आपको कंटेंट्स वैसे अवेलेबल कराऊंगा। समय कैसे बचे, पॉइंट समझ में आ रहा है। समय बचने का यही तरीका है कि चीजों को समझने का कोशिश करें, लिखने का काम आराम से करें, जितना आप लिखोगे याद होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक गाड़ी को पहुंचाया था। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोगों ने सबसे पहले समझने का काम किया पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री को जब हमने समझा तो पॉजिटिव डिग्री जिसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। किसी से जब कोई कंपैरिजन नहीं तो कंपैरिजन का किसी से लेना देना नहीं, तो कहानी खत्म हुई। पॉजिटिव डिग्री का हम लोगों ने जिक्र किया और ये इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। के बाद हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री का बिहेवियर प्लूरल बनाते हैं आर्टिकल द लगाकर। वो भी वजह क्या है हम लोगों ने समझने की कोशिश की। एक अगली कैटेगरी से आओ दोस्तों मिलने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। बड़े ध्यान से सुने समझें, अपने हेडफोन्स लगाए रखें, अलर्ट रहें, एक एक शब्द पर बिल्कुल ध्यान रखें। दाएं बाएं, पड़ोसी पड़ोसन, भाभी बुआ
छोड़ दो सभी की सभी चीजों को ध्यान से, आप भाभी के दीवाने हैं, सब चीजों को साइड में कर दें और कहानी को सुने और समझें। दोस्तों मैं मजाक इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग पर स्ट्रेस ना बढ़े। जिसके दिमाग में स्ट्रेस है वो सीख नहीं सकता। गाड़ी चलाते हैं, स्ट्रेस रखो, हमेशा गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दीपक साहब? ये याद रखना। फोकस्ड रहें, अटेंटिव रहें। कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो कंपैरिजन का जिक्र, कंपैरिजन का अगर हम जिक्र समझने की कोशिश करें तो कंपैरेटिव डिग्री का अगर हम यूज करते हैं तो ये बताने की कोशिश करता है कंपैरिजन दो के बीच। और जब हम कंपैरिजन बताने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शब्द के अंत में दिखा हमें ई आर, या फिर शब्द के अंत में हमें दिखाई देता है IER, या फिर हम लोग इसी से ठीक पहले जोड़ते हैं मोर, या फिर हम लोग इसी से पहले जोड़ते हैं लेस। ऐसे शब्दों के कंपैरिजन के लिए हम लोग एक छोटे से शब्द को जोड़ते हैं और उसे हमने कहा देन। क्या कहा बच्चों? देन। मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं, पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, समझने का काम करें, उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा सवाल पूछ रहा था बार बार कि सर इस देन में और इस देन में क्या फर्क है? ये जो देन है हमारे सामने ये कंपैरिजन का काम करता है, जबकि ये देन हमें सिर्फ टाइम की बताता है कि कोई भी इंसान समय से जुड़े हुए किसी भी वाक्य पर काम करता है तो इस THEN का हम यूज करते हैं, जबकि ये THAN कंपैरिजन का काम करता है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, आप कोई भी सवाल अगर पूछते हैं तो सबसे जरूरी है कि सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है पेशेंस रखना। जितनी पेशेंस आप रखोगे उतना बेहतर सीखोगे। ज्यादा समझाना भी आप लोगों को शायद लगता है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने से भी रोकता हूं, नहीं। क्वेश्चन पूछा तब जाता है जब कहानी पूरी हो जाए। हो सकता है कि कहानी पूरी होने से पहले कुछ चीजें मैं तो सीक्वेंस में ही बताऊंगा, आज जो बता रहा हूं कल उसके रीजन, आगे उसके भी रीजन, और उसके बाद आगे उसके भी रीजन। हो सकता है कोई सवाल आपका तीसरी क्लास से जुड़ा हुआ, आप पहली क्लास में पूछ रहे हैं, उससे आप कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सर हम तो आ गए, अब आपके सामने बैठे हैं, जो देना चाहो हमें देते चले जाओ, मुझे एब्जॉर्ब करना है। ज्यादा बोल रहा हूं, ध्यान से समझें। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन बताती है दो के बीच। 4 तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। इसके साथ हम जोड़ते हैं THAN शब्द को। अब अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं तो मेरे दोस्तों कहानी शुरू हो सकती है बड़े प्यार से, अगर ध्यान से सुने तो। सबसे पहले हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। सर यहां पर इस लिखे सेंटेंस में राम का जो कंपैरिजन हुआ वो श्याम के साथ हुआ। ठीक है, राम का कंपैरिजन श्याम के साथ हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हुई हमारे सामने स्ट्रोंगर, कंपैरिजन को मदद कर रहा है THAN यानी कि देन। ठीक है, अब अगर मैं इसे ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो राम हमारे सामने लिखा है सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस। अरे भाई हाँ या ना? तो सर एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो कि क्या किसी इंसान की शक्ल की तुलना किसी के जूते से हो सकती है? क्या किसी की हाइट की तुलना किसी की शर्ट से हो सकती है? क्या किसी की शक्ल की तुलना किसी के बालों से हो सकती है? अरे बोल नहीं रहे यार,
सर नहीं, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। लाइकवाइज होने का क्या ताल्लुक है, थोड़ा ध्यान से समझें। हमने प्रोनाउंस में भी शब्द को समझा था। सर ये लिखा हमारे सामने सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे मेंटेन किया, सब्जेक्टिव केस से। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करना चाहूंगा मैंने कहा केशव इज मोर एक्टिव देन राहुल इज। सर केशव का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके साथ हुआ, राहुल के साथ। कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई, मोर एक्टिव। कंपैरिजन को मदद कौन कर रहा है, देन। क्या मैं यहां पर इस इज का यूज कर सकता हूं? हम लोगों ने प्रोनाउन के वक्त एक बात को समझा था कि भैया वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो बच्चों ये केशव अपने आप में सब्जेक्टिव केस हुआ, तो ये राहुल भी अपने आप में क्या हुआ। हम लोगों ने समझा था वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊं तो क्या सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई, अरे हाँ है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सेंटेंस फिर मैं देखना चाहूंगा। मैंने कहा श्रेया इज हैप्पियर देन नैना इज। श्रेया और नैना का कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर, कंपैरिजन को मदद कर रहा है, देन। श्रेया लिखे सेंटेंस में कौन सा केस हुआ, ठीक, तो नैना भी अपने आप में कौन सा केस हुआ। तो सर सब्जेक्टिव केस के बाद हम वर्ब को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि रोहित इज स्मार्टर देन मी, क्या ये सेंटेंस कहना ठीक हुआ? आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इस रोहित का कंपैरिजन कर रहा हूं किसके साथ, मी के साथ। लेकिन ध्यान से देखें तो रोहित अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है। अरे भाई ध्यान से देखो, वर्ब से पहले कौन सा केस आया, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से बनाना होगा। हटाओ इस मी को, इसकी जगह क्या आना चाहिए, आई। इज माई पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहली बात हमें समझ में आ रही है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम किससे मेंटेन करते हैं, सब्जेक्टिव केस से मेंटेन करते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए दोस्तों, अब लेके चलता हूं मैं अगले सेंटेंस के बारे में। ये लिखा मेरे सामने, हिज शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन मी। क्या ये कहना अपने आप में ठीक होगा? आप कहोगे सर ये तो बदतमीजी हो गई। अरे हाँ है ना, अब बदतमीजी क्यों ही, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यहां लिखा है हमारे सामने हिज शर्ट। बेसिकली ये जो हिज शर्ट है अपने आप में क्या हुआ, पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस का कंपैरिजन हम लोगों को इस ऑब्जेक्टिव केस के साथ करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अरे हाँ है ना, तो इस मी को हम लोगों को यहां से हटाना पड़ा और इस पोजेसिव केस के लिए पोजेसिव केस लिखने की जरूरत पड़ी। क्या लिखा भाई, माइन। ठीक है बच्चों, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। मैं अगर कहूं उसकी शर्ट मेरी से ज्यादा कीमती है, फिर से सुने, मैंने कहा उसकी शर्ट मेरी से ज्यादा कीमती है। हो सकता है आपको मीनिंग नॉनसेंस समझ आए। आपके दिल में सवाल उठेगा सर मेरी का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो इसका मतलब यहां तो मामले में गड़बड़ हुआ। गड़बड़ किस वजह से हुआ, बड़े ध्यान से सुने। यहां मैंने लिखा हिज शर्ट। हिज शर्ट अपने आप में पॉजेसिव केस है, लेकिन इस पॉजेसिव केस में हमने शर्ट को स्पेसिफिक बताया और यहां हम लोगों ने सिर्फ यूज किया पॉजेसिव केस। अब इस पॉजेसिव केस से ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पोजेशन में किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर हुआ कि इसके पोजेशन में मैं पॉइंट आउट करने का काम करता हूं एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। किससे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। किससे बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इसके पॉजेसिव केस में किस चीज की तरफ, जिस चीज का जिक्र हमें यहां पहले लिखा मिला। भाई बात समझ में आ रही है, आया ना? तो इस तरह के सेंटेंस में ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ माइन कहकर नहीं, दैट ऑफ माइन। दैट ऑफ माइन कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पोजेशन में मैं उस चीज पर पॉइंट आउट कर रहा हूं जिस नाउन का जिक्र मुझे पहले लिखा मिला। क्लियर, समझ आया? एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मैंने सेंटेंस कहा माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन यू। क्या ये बात सेंसिबल हुई? बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर तुमसे ज्यादा स्पेशियस है, तो नॉनसेंस हो गया। आप कहोगे सर कैसा कंपैरिजन है? कंपैरिजन लाइकवाइज होना चाहिए। इस लाइकवाइज होने का मतलब ये कौन सा केस हुआ, पॉजेसिव केस, यानी कि इस यू को यहां से हटाकर मुझे लिखना पड़ा योर्स। अरे भाई हाँ है ना। अब इस योर्स को अगर मैं ध्यान से समझने का काम करता हूं तो इस योर्स में मुझे उस पर पॉइंट आउट करना होगा जो जिक्र यहां आया। उठाया हम लोगों ने इसी से ठीक पहले क्या लिखा भाई, ऑफ, और मैं इसमें पॉइंट आउट करने का काम कर रहा हूं किस शब्द से, दैट। तो सर मैं आपके पोजेशन में उस चीज पर पॉइंट आउट कर रहा हूं जिसका जिक्र पहले हुआ। कुछ बात समझ में आई? करेक्ट आंसर बनता है हमारे सामने
माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे सामने लिखा एक सेंटेंस, हर जीन्स। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये भी कौन सा केस हुआ? पॉजेसिव केस। चलो बेटा फटाफट से आंसर बताओ। हर जीन्स लुक्ड मोर कंफर्टेबल देन नेहा। तो जी हो गई बातचीत, नॉनसेंस। तो पॉजेसिव केस का कंपैरिजन बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहां पर लिखना पड़ा क्या चीज? नेहास। इसी से ठीक पहले आगे मैंने क्या लिखा? ऑफ। ठीक है बच्चों, पॉइंट आउट करने की बातचीत करनी होगी। हाँ, यही गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। सर दैट का यूज हम तब करते हैं जब बात सिंगुलर की हो। नाउन में हमें समझाया गया था कि जीन्स आइडेंटिकल पार्ट्स कैटेगरी से प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? दोज। यहां से इस सारी बात का कंक्लूजन सामने आया। कंक्लूजन क्या है, अब उसे थोड़ा ध्यान से देखें। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने क्या यूज किया भाई? देन। अगर हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ करोगे भाई? सब्जेक्टिव केस के साथ। इसके साथ चाहे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें, चाहे क्या यूज करें? मेन वर्ब, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब अगर इसी बात को दूसरे तरीके से हम देखें कि हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ? देन के साथ। अगर मेरे बच्चों यहां पर मुझे लिखा हुआ मिलता है पॉजेसिव केस, क्या लिखा मिलता है? पॉजेसिव केस। तो इस पॉजेसिव केस के आगे मीनिंग को समझने के लिए हमने इसके लिए दो तरीके अपनाए। एक तरीका अपनाया दैट, एक तरीका हमने अपनाया दोज। और ये दैट या दोज हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस पॉजेसिव केस की तरफ, अगर ये सिंगुलर है। ये दोज हम यूज करते हैं तब जब ये पॉजेसिव केस हमें सिंगुलर नहीं, कैसा लिखा नजर आए? प्लूरल। आगे इस पॉजेसिव केस के लिए हम लोगों ने जोड़ने का काम किया ऑफ। भाई क्या जोड़ा? ऑफ। इस ऑफ के ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं पॉजेसिव केस। दो तरीके से पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं। या तो हम लोगों ने नाउन के साथ जोड़ने की कोशिश की एपोस्ट्रोफे एस। कुछ याद आ रहा है? नाउन में हमने पॉजेसिव केस बनाने के लिए यूज करना सीखा एपोस्ट्रोफे एस। या फिर एक दूसरा तरीका है जो हमने प्रोनाउन में सीखा, मैं लिस्ट बना देता हूं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, एटसेट्रा। कुछ याद आ रहा है भाई? एक बार मैं रुक रहा हूं, दो बातें मैंने अभी तक समझाई, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्लीज टेक योर टाइम। मैं रुक रहा हूं, लिखने पर नहीं, समझने पर ध्यान दें, ज्यादा बेहतर होगा। बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां तक की बात को समझ लिया होगा और ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहां तक की बात आपको कितनी खूबसूरती से समझ आई। पहले मैं इसी को लेकर 2-4 क्वेश्चंस लिख देता हूं ताकि चीजें आप लोगों को समझ आए और बेहतर तरीके से। चीजें मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, बस आपकी अटेंशन का कितना ड्यूरेशन आप मुझे देते हो उस पर चीजें डिपेंड करती है। 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, प्लीज लिखे नहीं, ध्यान से सुने समझें और इन 5 क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं और कोशिश करें आप अपने आंसर्स बोलें। जितना आप आंसर्स बोलते हैं वो पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। मैं आपको सुन नहीं पाता ये एक अलग बात है, पर ये महसूस कराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। 5 सवाल तेरे लिए। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन चारों सेंटेंसेस के बारे में सिर्फ सोचना है बड़े ध्यान से, ठीक है ना जी। चलो 5 सेंटेंसेस लिख देता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा तो। 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जनाब, जरा पांचों के पांचों सेंटेंसेस पर काम करके देखें क्या आपके हिसाब से कहना सही है। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैं बड़े ध्यान से समझने समझाने का प्रयास करूंगा, आप सीखने सोचने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखे सेंटेंस में किरण सीम्स मोर ऑनेस्ट देन हिम। सबसे पहली बात तो हम इस किरण का कंपैरिजन कर रहे हैं इस हिम के साथ। कंपैरेटिव डिग्री, मोर ऑनेस्ट मदद कर रहा है देन। तो इस लिखे हुए हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो किरण हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ, तो इस हिम की जगह हम लोगों को लिखना होगा ही, सब्जेक्टिव केस। पहली बात अपनी जगह क्लियर है। अच्छा जी, आओ अब सीखने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 पर काम करते हैं। राधाज बुक्स आर मोर इंफॉर्मेटिव देन हिम। अगर मैं ध्यान से ठीक करने की कोशिश करता हूं तो ये लिखा हमारे सामने एक पॉजेसिव केस। अरे भाई हाँ है ना, तो पॉजेसिव केस का कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो पॉजेसिव केस के साथ होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इस हिम को यहां से हटाकर इसकी जगह लिखना शुरू किया। सर देखो हमारे सामने बुक्स लिखा है, प्लूरल लिखा हुआ है भाई, हाँ ना। तो प्लूरल लिखने की कोशिश में हम लोगों ने लिखा देन दोज ऑफ हिज। ठीक है जी, ये पॉजेसिव केस बनाने का काम हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। अपने प्रोनाउन की शीट या फिर अपने प्रोनाउन के नोट्स को देख लीजिएगा ध्यान से। फाइन,
अब मुझे ये समझने का काम करना है कि क्या इतना ही कह देना काफी है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने का काम करें। यहां पर लिखा है मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ? जो हमें जानकारी दे सके, जो हमें जानकारी दे सके। अगर हमें जानकारी देने का दायरा है तो जो हमें जानकारी दे सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बुक्स से ज्यादा जानकारी मिल रही है, उस इंसान से कम जानकारी मिल रही है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हम हिम को हटाकर दोज ऑफ हिज कहने की कोशिश करें। तो इसकी जगह अगर हम कहने की कोशिश करें, तो इसकी जगह अगर हम कहने की कोशिश करें तो ही को भी तो लिखा जा सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझें। किताबों में जानकारी होती है भाई, हाँ है ना सर? इंसान को जानकारी होती है, अरे हाँ है ना? तो किताबों में ज्यादा जानकारी है, इंसान को कम जानकारी है। तो किताबों की जानकारी का कंपैरिजन इंसान की जानकारी से भी तो किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो ये भी कहना अपने आप में सही हुआ और ये भी कहना अपने आप में सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। राधाज शूज आर कॉस्टलियर देन हिम। ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हमारे सामने हुआ पॉजेसिव केस, कंपैरेटिव डिग्री कॉस्टलियर। तो क्या यहां इस हिम को हटाकर मैं यहां पर ही लिख सकता हूं? अब आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, कॉस्टली होना शूज की तो एट्रीब्यूटिव क्वालिटी हो सकती है, प्रेडिकेटिव कह लीजिए। कॉस्टलियर होना शूज की तो क्वालिटी हो सकती है, पर उस इंसान की क्वालिटी नहीं हो सकती। इंफॉर्मेटिव होना बुक्स की क्वालिटी हो सकती है कि इंसान की भी क्वालिटी हो सकती है। इंफॉर्मेटिव का मतलब जिसे जानकारी है। तो इस हिसाब से अगर मैं सोचने का काम करता हूं तो ही का ताल्लुक नहीं, यहां पर मुझे इसको एक ही तरीके से ठीक करना पड़ेगा। देन शूज की अगर बात कही तो दोज ऑफ हिज। ठीक है। एक अगली बात आती है, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ये काम का सवाल है। मेरे सामने लिखा है शी लव्स मी मोर देन ही, या फिर कहूं हिम। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के बेसिकली दो मीनिंग हो सकते हैं। इस सेंटेंस के दो मीनिंग हो सकते हैं। मैं फिर कहूंगा बड़े ध्यान से सुने और समझें। लाइव क्लास का यही फायदा है, रिकॉर्डेड क्लास में ये फायदा कभी नहीं मिलता। क्योंकि लाइव क्लास के अंदर आपके अंदर भी एक आग लगी रहती है कि यार सीखना है मुझे, इस टीचर को सुनना है मुझे। ठीक है ना जी। और रिकॉर्डेड क्लास तो डम्ब शो होता है भाई, नहीं समझ में आने वाले वो खेल। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपका समय जैसा आप अपने समय के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आई रियली डोंट वांट टू अपसेट यू, पर मैं एक चीज चाहता हूं कि यार लाइव मैच का मजा होता है, हाइलाइट्स का कभी मजा नहीं होता। सुने, अपने अंदर एक सीखने वाले को जन्म दें। आपके अंदर एक सीखने वाला इंसान है, ठीक है ना? ये जो सीखने वाला इंसान है ना, ये यार बार बार मौका नहीं देता कि आप, वरना एक दिन आपकी आदत हो जाएगी कि ठीक है जो है रट लेंगे, पेपर है हो जाएगा, नहीं हुआ बोलो तारा रा रा। अरे दीपक यार चाय पिलाओ, बहुत मन कर रहा है। कमाल करते हो पांडे जी, चाय नहीं पिला रहे। हमारा स्टाफ भी खतरनाक हो गया सुरेश। इस लिखे हुए सेंटेंस के मीनिंग को मैं ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। लिखा है शी लव्स मी मोर देन ही या फिर हिम। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग तो यह हुआ कि शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है। ओ नलायको, सिर्फ मीनिंग समझा रहा हो, शिकार नहीं हो रहा है। मैंने कहा शी लव्स मी, पहला मीनिंग समझ में आया। शी लव्स हिम, दूसरा मीनिंग हुआ वो मुझे प्यार करती है, वो उसे प्यार करती है। लेकिन दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती है? सुन रहा है ना तू, पहला मीनिंग। दूसरे मीनिंग को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो दूसरा मीनिंग कहता है शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है। ही लव्स मी, वो मुझे प्यार करता है। लेकिन ज्यादा प्यार कौन करता है? शी। इस लिखे हुए सेंटेंस से एक बात मुझे समझ आती है कि थोड़ी देर पहले जो हमने कहानी लिखी थी भाई, उस कहानी में थोड़ा सा बदलाव आ गया। लिखी हुई कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब हम देन का यूज करते हैं तो ये चीज तो हमें पता है मेरे दोस्तों कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम किससे मेंटेन करते हैं? सब्जेक्टिव केस से। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ नजर आए तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ कर सकते हैं। भाई हाँ है ना। कुल मिलाकर कहना यह हुआ कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ नजर आए तो कंपैरिजन जिससे हम कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कोई भी केस हो सकता है। डिपेंड करता है आप एक्चुअल में मीनिंग क्या निकाल रहे हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम दोनों की दोनों बातचीत को अपनी जगह ठीक मानते हैं, खोज ना करें।
अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो मीनिंग समझने की कोशिश करना। हिज फादर अर्न्स मोर देन दैट ऑफ नेहास। ठीक, अब यहां पर मीनिंग नॉनसेंस तैयार होता है हमारे सामने। नॉनसेंस मीनिंग क्या तैयार हुआ, थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। सर मैंने यहां लिखा हिज फादर, ठीक है, कहने के लिए तो ये एक पॉजेसिव केस है। अरे भाई हाँ है ना, पॉजेसिव केस है। अब पॉजेसिव केस का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां पर जो लिखा है मैंने पॉजेसिव केस, थोड़ी देर पहले ऐसी ही बात हम लोगों ने लिखी थी तो वो मैं ठीक लगी। लेकिन एक बात सोचने की कोशिश करना, अगर मैं इस बात को ध्यान से समझूं, अगर मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझूं, मैं अगर थोड़ा सवाल ऊपर लेकर चलना चाहूं और मैं कहूं सर राधाज शूज आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ नेहाज, तो बात जचती है क्योंकि नेहा के पास एक से ज्यादा शूज हो सकते हैं। आया ना, नेहा के पास एक से ज्यादा शूज हो सकते हैं जिसमें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सर किसी के पास एक से ज्यादा पिता नहीं हो सकते, जब एक से ज्यादा पिता नहीं हो सकते तो नेहा के भी एक ही पिता होंगे, तो इसीलिए हमें यहां पर इसके साथ एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी लिखे सेंटेंस का एक और मीनिंग भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहां पर मैं उसके पिता का कंपैरिजन नेहा के पिता से नहीं कर रहा हूं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसके पिता की इनकम का कंपैरिजन नेहा से कर रहा हूं। अरे हाँ या ना, तो यार यहां तो ये वाली भी बात जचती है। तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हुए, दैट ऑफ नेहा और देन नेहा। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद चलते हैं चीजों को लेकर आगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस बातचीत को थोड़ा आप लोग देख लेंगे, और बहुत प्यारी चीजें हैं, ये समझने लायक हैं। इन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे तो चीजें बहुत बेहतर लगती हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इतने सवाल बन सकते हैं, बेइंतहा सवाल बन सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हम लोगों को समझना चाहिए जो हमारे काम आ सकता है। चलिए भाई, मैं एक अगली बात को लेकर चलना चाहूंगा और इसे नियम कहता है एक्सेप्शंस के नाम से। सबसे पहली बात, मैं वही पुराने शब्द आप लोगों से मिलाना चाहूंगा। एक्सेप्शन नाम का कोई नियम नहीं होता भाई, ठीक है। एक्सेप्शन हम तब तैयार करते हैं एक्सेप्शन हम तब तैयार करते हैं जब हमारे सामने कोई एक्चुअल में कोई थीसिस हो। शॉर्टकट तब बनता है जब कोई एक लॉन्ग कट हो, सीधी बात है। मैं अगर आपके सामने कहूं कि लाइन लंबी है छोटी, तब कह सकते जब इसके साइड में कोई और लाइन ड्रॉ की जाए। तो एक्सेप्शन तब बनता है जब एक्चुअल में कोई नियम एग्जिस्ट करता हो। पहले मैं किताबी बात ही करूंगा, फिर उसके बाद चीजों को लॉजिकली आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा। नियम कहता है, थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कंपैरिजन हम बताते हैं, तो इनके कंपैरिजन में हम बदलाव लेकर चलते हैं। जैसे एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा प्रेफर, इसी से मिलता जुलता शब्द आता है हमारे सामने प्रेफरेबल। इसी के साथ हम अगर आगे कहें तो फर्दर, या फिर अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट। के कंपैरिजन के लिए हमें देन की जरूरत नहीं, हम इसके कंपैरिजन में यूज करते हैं टू। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, I would prefer tea than coffee। तो बच्चों एक छोटी सी बात है, प्रेफर का जब जिक्र हम करते हैं तो देन का नहीं, हमें टू की जरूरत है। फाइन, अगर मैं कहने की कोशिश करूं डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, तो कंपैरिजन के लिए अगर हम यूज करते हैं इस प्रेफरेबल को, हटाओ इस देन को और लगाओ इसकी जगह टू को। फाइन, ये तो ही पहली कैटेगरी। एक दूसरी कैटेगरी से मिलते हैं ऐसे शब्दों का जिक्र जिनके साथ जुड़ा हुआ हमें मिलता है IOR।
इनके जिक्र की अगर मैं बात करूं तो देन का ताल्लुक नहीं, हम यूज करते हैं इसके साथ टू को। कई सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं, आओ जनाब जरा लिस्ट बनाएं। सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर। ठीक है, अगर हम कहने की कोशिश करें तो इंटीरियर लिखा हमने, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है जी, थोड़े से ही ये शब्द हैं, इनकी पहचान अच्छी है, इनको IOR के साथ जुड़ा हुआ हम देखते हैं। मैं अगर बात करना शुरू करूं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं, मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन आई। क्या ये कहना सही होगा? गड़बड़ है। इसे ठीक करने की कोशिश हम करें तो सीनियर का अगर हम जिक्र करते हैं तो सीनियर के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। शायद हम लोगों को प्रोनाउन में सिखाया गया था कि टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो हटा के इसको हमने क्या यूज किया? मी। तो इसका मतलब ये समझ आता है, भले ही हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करते हैं, पर टू को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक प्रेपोजिशन होने के नाते इस सब्जेक्टिव केस को हटाकर हम इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक लिस्ट बनाई उन एक्सेप्शंस की जिनके साथ हम लोग देन को नहीं टू को यूज करते हैं। आखिर क्या माजरा है कि इनके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते? इसी लिखे हुए सेंटेंस के मिलते जुलते मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिख रहा हूं। जैसे अगर मैंने कहा मिस्टर शर्मा is a senior officer, मैंने आपके सामने लिखा मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर ऑफिसर। फाइन, ठीक है। चलो मैं एक सेंटेंस फिर लिख लेता हूं आपके सामने। मैंने कहा स्नेहा इज अ टॉल गर्ल, और अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं स्नेहा इज टॉलर देन सैना, कोई भी नाम लिख लीजिएगा। ओ सोनिया, ठीक है, कोई भी नाम लिख ले। अब इन दोनों की दोनों बातों को ध्यान से अगर मैं समझना चाहूं तो बड़ा अच्छा नियम तैयार होता है। मेरे सामने लिखा मैंने स्नेहा इज अ टॉल गर्ल। स्नेहा इज, ये गर्ल आपके सामने एक नाउन हुआ। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? टॉल। शायद ये एडजेक्टिव कहने की बात करूं तो मैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहने की बात अगर मैं करूं तो शायद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं। अरे हाँ तो बोलो यार। ठीक, अब अगर मैं इसी को कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहूं तो स्नेहा इज टॉलर देन सोनिया। इसका मतलब ये समझ में आता है कि इस टॉल के साथ हम लोगों ने ER सफिक्स किया, तब हमने देन यूज किया, आगे हमने सोनिया का जिक्र किया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ ER सफिक्स किया। हो सकता है यहां पर अगर कोई दूसरा शब्द होता तो हम मोर यूज करते, लेस यूज करते। अरे हाँ या ना? अगर इन्हीं से ऊपर लिखे सेंटेंस पर मैं ध्यान दूं तो मिस्टर शर्मा इज व्हाट, आपने कहा ऑफिसर, ये नाउन हुआ। नाउन से पहले आने वाला व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर एडजेक्टिव हुआ। अब हम लोग एडजेक्टिव को ही पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं, यानी कि ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। इस लिखे सेंटेंस में मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी, यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं मिस्टर शर्मा का अपने साथ, तो यानी कि यहाँ सीनियर जो यूज हुआ वो कैसे हुआ? कंपैरेटिव डिग्री। बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक कहानी समझ में आएगी। यही शब्द अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, यही शब्द अपने आप में पॉजिटिव डिग्री। इसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव ले जाने के लिए हम किसी और चीज को सफिक्स नहीं करते, हम कोई मोर या लेस नहीं लिखते। इसका मतलब एक्सेप्शन कैटेगरी वो शब्दों की हुई जो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है और अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है। इसीलिए हम इनके कंपैरिजन के लिए देन का जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ जिक्र में लाते हैं एक अकेले शब्द टू को। बड़े ध्यान से एक बार इसको देख लें, मैं रुक रहा हूं कुछ पल के लिए।
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वाला दायरा आप लोगों ने सुन लिया है, समझ लिया है। कहानी लेकर चलते हैं थोड़ी सी आगे। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, मुश्किल बनाती है उसे हमारा एटीट्यूड। हम अगर ठीक ढंग से समझें, सीखने की कोशिश करें, टीचर के साथ चलने की कोशिश करें, बड़ा आसानी से हर एक चीज समझ आती है। आइए, कहानी के लिए कुछ सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से लिखें, फिर इनके कहानी को और गहराई से लेकर चलने की कोशिश करेंगे। Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बस सेंटेंसेस पर नजरें निकालने की कोशिश करें, न कि इन्हें लिखने की। देखो बच्चों, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको थोड़ा सा लॉजिकली हम समझने का काम करें। मेरे सामने लिखा ये सेंटेंस है, नेहा इज मोर फनियर देन नताशा। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपका दिमाग ये कहता है, सर कंपैरिजन जब फनियर ने कर दिया तो इसमें मोर लिखने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, है ना। मैं अगर आपको कहने की कोशिश करूं मुझे गीला पानी पीना है, क्या ये कहना ठीक होगा? आप कहोगे सर पानी कह दिया तो गीला कहने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इस लिखे हुए मोर को अगर मैं देखता हूं तो शायद एक नियम तैयार होता है, और इसे हम कहते हैं सुपरफ्लॉस। क्या कहा हमने इसे? सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लॉस का एक पहला क्वेश्चन बड़ी खूबसूरती से तैयार हुआ कि अगर हम लिखे हुए शब्दों के साथ कंपैरिजन बनाने के लिए ER का प्रयोग अगर हम कर ही रहे हैं तो सर ऐसे शब्दों के साथ हम लोगों को मोर या लेस अगर लिखा मिलता है, या तो मोर या लेस की जरूरत नहीं अगर ये ठीक है, या फिर इनकी जरूरत नहीं अगर ये ठीक लिखा है। आ जाओ जी, क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो जब फनी का कंपैरिजन फनियर हम लोग यूज करते ही हैं तो हमें मोर या मोरनी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। शी इज मोर ऑनेस्टर देन आई एम। अब हम सभी को पता है भैया, ऑनेस्ट का कंपैरिजन ऑनेस्टर नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं है, इसके कंपैरिजन में आपका मोर सही है। तो दोनों में से एक चीज चल सकती है और ये चीजें हम लोगों को पता है।
सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल। लेह इज मोर प्रेफरेबल देन कश्मीर इज। सभी लोगों को पता है कि प्रेफरेबल अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमें इस मोर की जरूरत नहीं। और प्रेफरेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? देन नहीं, हम यूज करते हैं क्या चीज? टू। मेरा सवाल ये आता है, क्या हम यहाँ इज का यूज करें या नहीं? चलो, जो आप कह रहे हैं वो मान लेते हैं, नहीं करते। ठीक। अब अगर मैं दूसरे नियम पर काम करना चाहूं तो अभी अभी हम लोग मिलकर आए थे मेरे दोस्तों एक प्यारी सी चीज के साथ जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन उन्हीं शब्दों का जिक्र लेकर आता है जो अपने आप में पॉजिटिव, अपने आप में कंपैरेटिव। अभी अभी हम लोग समझ कर आए दोस्तों, बोलो हाँ। जब इनकी हम बात करते हैं तो मेरे दोस्तों इन लिखे हुए शब्दों के साथ कंपैरिजन के लिए हम लोगों को मोर या लेस जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। आज इस लिखे क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। शिखा सीम्स मोर सीनियर। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो सीनियर जब हम लोगों को पता ही है एक्सेप्शन कैटेगरी से है तो मोर की जरूरत नहीं। सीनियर के ठीक बाद हम जो भी यूज कर रहे हैं हटाओ इस देन को और इसकी जगह यूज होना चाहिए क्या? टू। मुझे याद आ रहा है ये टू तो एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन होने की वजह से ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद इस की भी हमें जरूरत नहीं है। तो अगर ये वाला नियम यहां काम कर रहा है तो ऊपर भी तो यही हुआ है। प्रेफरेबल के बाद ये टू जो लिखा है ये आपका टू प्रेपोजिशन हुआ। तो प्रेपोजिशन होने के नाते ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं कश्मीर ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम किसी भी वर्ब का यूज थोड़ी करते हैं। चीजों को समझने का तरीका बनाओ, चीजों के पीछे वजह क्या है उसे समझने की कोशिश करो। आपसे अच्छा अब किसी को नहीं आता। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। दिस बैग इज कंपैरेटिवली बिगर देन दैट वन। लॉजिकली समझने का काम करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन तो हो ही रहा है, फिर इस कंपैरेटिवली की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं। एक और सुपरफ्लॉस दायरा हमारे सामने आता है और इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिफायर। क्या नाम बोला बच्चों मैंने? इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी भी क्वालिटी को इंटेंसिफाई करता है। इंटेंसिफायर एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी भी क्वालिटी के अर्थ को और बढ़ाता है। अब ऐसी क्वालिटी को बताने वाले शब्द की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो ऐसे लिखे हुए शब्दों के साथ कभी कभी बेवजह हम लोगों को लिखा मिलता है कंपैरेटिवली, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें फेयरली। ऐसे और भी हमारे सारे शब्द होंगे। तो कायदा ये कहता है मेरे भाई कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री के साथ इनका यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी के मीनिंग को इंटेंसिफाई करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव के साथ इनका जो है जिक्र नहीं हो। ठीक। लेकिन इस लिखे सेंटेंस में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ तो वाइस वर्सा हमने इस कंपैरेटिवली को हटाया। आखिरी सवाल कॉमन सेंस लगाकर देखें। लिखा है शी इज फेयरली बेटर। अरे मेरे भाई शी इज फेयरली तो समझ में आ रहा है, बेटर कंपैरिजन हो रहा है क्या? जब कंपैरिजन नहीं हुआ तो फेयरली अपनी जगह ठीक है, इसकी जगह हम लोग यूज करते नजर आए गुड। सेंटेंसेस को देखने की कोशिश किया करें बच्चों, ये नहीं कि आप लिखने पर दिमाग लगाएं। मुझे लगता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सुपरफ्लॉस क्वेश्चंस हमारे क्लियर हैं। चलिए थोड़ी सी कहानी को आगे ले चलते हैं। एक अगली बातचीत हमारे सामने आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसके नियम को समझने से पहले मैं लिख लेता हूं। इसे मैंने एक नाम दिया पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस।
पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। हम कंपैरिजन के एक तरीके को बदलते हैं। कभी कभी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कभी कभी हम कंपैरिजन दो एक्शंस के बीच करते हैं। दो एक्शंस के बीच कंपैरिजन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझें। मैं अगर कहूं गाड़ी को चलाने की गति, गाड़ी को चलाने की स्पीड जितनी बढ़ाते जाओगे पहुंचने में समय उतना कम होता जाएगा। ऑब्जर्व करना, गाड़ी को चलाने की स्पीड जितनी बढ़ाओगे पहुंचने में समय उतना कम लगेगा। मकान को बनाने में मजदूरों की संख्या जितनी बढ़ाओगे समय उतना कम लगेगा। रजिस्टर्स को खरीदने की संख्या जितनी बढ़ाओगे कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। ऑब्जर्व करना, यहां कंपैरिजन हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज घट रही है। अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझें तो इस तरह की बातचीत के अंदर कंपैरिजन होता है दो एक्शंस के बीच। एक हुआ हमारे सामने एक्शन 1, दूसरा हुआ हमारे सामने एक्शन 2, और ये दोनों के दोनों जब एक्शंस एक दूसरे को कंपैरिजन में बदलते हैं तो इस तरह की बातचीत की शुरुआत में हम यूज करते हैं। दोनों सेंटेंसेस की शुरुआत में लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और इनके साथ कंपलसरी हमें लिखना होता है आर्टिकल द। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। एक बच्चे ने कमेंट लिखा है, अजय साहब लिखते हैं, सर मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती जा रही है, बट सर एक बात बोलना था, प्लीज मेरे को बताओ, सॉरी मेरी बातों का बुरा ना माने, बट सर कभी कभी किसी रोज आप अपने बारे में और आपने कैसे पढ़ाई की, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी कुछ कुछ बताइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कभी जिक्र करेंगे इस महफिल में। कमेंट्स पर ध्यान ना दें प्लीज, कमेंट्स पर कोई ध्यान ना दें, ठीक है। कमेंट्स की बात लास्ट में करूंगा, समय इस समय नहीं। ये पढ़ाई का दौर है, इसमें बिल्कुल वेस्टेज नहीं। ये तो टीम ने एकदम से किसी अजय बच्चे का कमेंट देखा और मैं नतमस्तक हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी इस श्रद्धा के लिए मैं नतमस्तक हूं, ठीक है। हमें तो सिर्फ उनसे नफरत है जो इस ज्ञान पर शक करते हैं, ठीक है, हमारे ज्ञान पर संदेह नहीं करते। मैंने आपके सामने जो बात कहना चाह रहा था भैया उसको थोड़ा ध्यान से देखें। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, यहां दो कंपैरिजन हो रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों एक्शंस के बीच एक एक्शन 1 हुआ, एक एक्शन 2। एक के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है या एक के घटने से दूसरी चीज बढ़ती है। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फिर इनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं मैं अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये सेंटेंसेस अकेले अगर लिखे जाएं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। हाई यू गो, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं कहने की कोशिश करूं इसी लिखे सेंटेंस को इसके साथ, हाई यू गो कोल्ड इट इज, जितनी ऊंचाई पर जाओगे सर्दी उतनी बढ़ती जाएगी। ऑब्जर्व करना, दो एक्शंस साथ साथ बढ़ रहे हैं। मैं अगर इसी बात को ऐसे भी कहना चाहूं, जितनी ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। तो एक एक्शन के बढ़ने से दूसरा एक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है।
तो कायदा ये कहता है भाई कि यहाँ एक दूसरे को ये कंपैरिजन में बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस लिखे हुए एक्शन के अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज करें द के साथ, इस लिखे हुए एक्शन में कंपैरेटिव डिग्री यूज करें द के साथ। इस कंपैरिजन में ये चीज बढ़ती है, इस कंपैरिजन में ये चीज बढ़ती है। समझ आया? इसी कायदे को हम कहते हैं पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। अगला सेंटेंस, मोर यू अर्न यू वांट टू अर्न। भाई जितना कमाते हो उतना ज्यादा कमाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहां द मोर यू अर्न यू वांट टू अर्न मोर। इस मोर की अरेंजमेंट यहां नहीं, सेंटेंस की शुरुआत में। ये भी सवाल मिलता है, अरेंजमेंट को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। आखिरी सवाल, क्विक यू क्विक शी डज हर शेयर विल बी बिग। जो जितना करे उसका शेयर उतना ज्यादा हो। तो सर यहां हम लोगों ने तैयार किया द क्विकर शी डज, तो आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की द बिगर हर शेयर विल बी। क्लियर? तो पहले मुझे लगता है यहां तक की बातों को थोड़ा ध्यान से फटाफट से देख लें। लिखने का काम बाद की बात है, बाद में करें। दो एक्शंस के बीच कंपैरिजन कैसे मेंटेन किया जाता है? एक के बढ़ने से दूसरा एक्शन बढ़ता है या घटता है? मैं लिख रहा हूं आपके सामने दो चार सेंटेंसेस, देवी देवताओं, थोड़ा ध्यान से लिखने की कोशिश करें प्लीज। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुने और समझने का काम करें। अगर आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर एक शब्द हर जगह पर लिखा हुआ नजर आएगा, और वो शब्द अगर देखें तो वो शब्द है एंड। ठीक है? अगर वो शब्द को हम ध्यान से देखें तो वो है एंड। एंड एक बहुत प्यारी कंजंक्शन है। मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, राम इज ऑनेस्ट, राम इज सिंसियर, तो अगर दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो जोड़ने के लिए यूज किया आपने एंड। और एंड की अगर हम बात करें तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो बैलेंस बनाता है, और बैलेंस बनाने का मतलब दोनों तरफ एक ही जैसे शब्दों का जिक्र हमारे सामने लाता है। जब बैलेंस ये बनाता है, एक ही जैसे शब्दों को हमारे सामने लाता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझने का काम करें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जब एंड से डिग्रीज को जोड़ा जाता है, कायदा तैयार हुआ दोस्तों, और कहा जाता है कि एंड से ठीक पहले पॉजिटिव डिग्री हो तो एंड के ठीक बाद भी हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री। एंड से ठीक पहले अगर हम चाहते हैं कंपैरेटिव डिग्री तो एंड के बाद भी हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। एंड से ठीक पहले अगर चाहिए सुपरलेटिव डिग्री तो जनाब एंड के बाद भी हमें चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। एंड बैलेंस बनाता है। फिलहाल इतना ही मैंने समझाना है। एंड बैलेंस बनाता है, ये दो डिग्रीज के बीच एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस बनाता है।
बहुत ध्यान से सुने और समझे। हो सकता अभी भी कुछ शिकारी दाएं बाएं भटके पड़े हैं। हाथ जोड़ विनती, सिर चरणों में ध्यान। बड़े ध्यान से सुने, समझें, यही आपका बेड़ा पार करेगा भाई। बाकी देवता लोग हैं काफी सारे। सेंटेंस 1 पर आए, लिखा है करण इज ऑनेस्ट एंड मोर रिस्पेक्टेड देन अर्जुन। अगर मैं ध्यान से देखूं इस एंड के बाद ये कंपैरेटिव डिग्री प्रोसीड हुई, हाँ या ना, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री क्यों? इसे भी तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से ही समझना होगा। तो करेक्ट आंसर बनता है करण इज मोर ऑनेस्ट एंड मोर रिस्पेक्टेड देन अर्जुन। क्लियर है? सेंटेंस 2 पर आए, शी इज टॉलर एंड ब्यूटिफुल देन हीना इज। देखो जी, टॉलर का कंपैरिजन आगे देन हीना इज ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं तो ब्यूटीफुल तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए मुझे यूज करना होगा मोर। बात कुछ समझ आ रही है? एंड एक बैलेंस बनाता है। एंड से पहले जो डिग्री वही बाद में, एंड से पहले जो डिग्री वही बाद में। अब चाहे इसे देखो या इसे देखो, कुल मिलाकर सेंटेंस सटीक होना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, लेडीज एंड लेडास। मिस्टर यादव इज सीनियर एंड रिस्पेक्टेड देन मिस्टर सिंह। कंपैरिजन हो रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो सर कंपैरिजन अगर हो रहा है तो क्या ये कंपैरेटिव डिग्री है? ना जी ना। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा मोर। लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी, भैया सीनियर के कंपैरिजन बनाने के लिए हम लोग देन का यूज तो नहीं करते। सीनियर के कंपैरिजन के लिए तो हम शायद यूज करते हैं एक बहुत प्यारी चीज जिसे हम कहते हैं क्या? टू। क्या? टू। कुछ कुछ समझ आ रहा है? कंपैरिजन बैलेंस बनाने के लिए एंड सामने है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आता है, लिखा है हमारे सामने, शेखर वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सुपीरियर देन ही इज। अगर मैं सुपीरियर की बात करता हूं तो इसके कंपैरिजन के लिए देन का जिक्र नहीं, हम यूज करते हैं टू। अरे भाई हाँ या ना? इस टू की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस टू के ठीक पास ये तो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अरे भाई हाँ या ना? अगर ये हमारे सामने लिखी हुई बातचीत तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, पर लफड़ा इधर शुरू होता है। मोर रेस्पॉन्सिबल के लिए कंपैरिजन बताने के लिए हमें किस शब्द की जरूरत है? देन। तो बच्चों इसके हिसाब से इसका जिक्र किया जाए, पर इतना हमें समझना है कि देन का इससे फिलहाल के लिए लेना देना नहीं है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है सारिका इज द बेस्ट एंड ट्रस्टेड इन दिस ग्रुप। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो भैया ये लिखी हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री, तो बेटा इज ट्रस्टेड। याद रखना कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अभी तक हम समझना चाहें, कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर हम समझने की कोशिश करें फिलहाल के लिए वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो भैया सारिका इज द बेस्ट, तो इसको भी हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसी से ठीक पहले हम लोगों ने यूज किया मोस्ट। भाई बात यहां तक की समझ आ रही है? एक बार इसे फटाफट से देखने की कोशिश करें, फिर कथा लेकर चलते हैं आगे। एंड एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस बनाता है और इस बैलेंस के आधार पर दोनों तरफ हमें एक ही जैसी डिग्रीज चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश की होगी।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी। चलो यार थोड़ा सा कमेंट्स में लगाओ, देखते हैं कौन कितना बेहोश बैठा है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बेइंतहा सवाल इससे निकलते हैं, बेइंतहा कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। सीखने वाला बहुत कुछ सीखता है, बेहोश आत्मा बेहोश ही रहता है। चलिए थोड़ी बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, जागो ग्राहक, आ जाओ फटाफट से। कुणाल साहब कुछ लिख रहे हैं, सर योर टाइम इज प्रेशियस फॉर अस एंड इफ वी ऑल वेस्ट टाइम इन vocab वी विल नॉट बी एबल टू लर्न vocab। तो सर कितना भी आप करवा दो, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। जब टू फिनिटी इन vocab 20,000 टीचर है मार्केट में सिखाने को, आई मीन रीड आउट करने को, बट फॉर लर्निंग ग्रामर एंड लैंग्वेज देयर इज वन एंड ओनली वन, मिस्टर गोपाल वर्मा। सो वी नीड योर मोर एंड मोर टाइम। सो गुरुजी vocab हम खुद कर सकते हैं। कुणाल साहब आप अपनी जगह अच्छा सजेशन दे रहे हैं, लेकिन हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। सर मैं पहली बार, एक बार देखना ये लिख रहा है किसी बच्चे। सर मैं पहले मूर्खानंद था, लाइव के वीडियो को लिखता रहता था। जब से मैं नोटबुक पेन छोड़ के सिर्फ वीडियो सुना और बात को समझना तो और अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज, हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद। आज का वीडियो नहीं देख पाए विश्वजीत, कोई बात नहीं बेटा। हेमंत मन कर रहा है मैं आपको एक बहुत प्यार से मुक्का मारूं और नाक के बीच में लगाऊं। मूर्खानंद इंसान, ये आर्टिकल का सवाल एडजेक्टिव्स में कैसे आ रहा है? बस इस इन्हीं लोगों के लिए मेरा मन करता है कि इन लोगों को फिनाइल पिलाऊं भी, फिनाइल में नहलाऊं भी, फिनाइल में ही रख दूं। शाबाश। ललित साहब अपनी स्पीड को इंप्रूव करें, वरना आपका सिलेबस और आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वोकैबुलरी का तरीका अब सही है। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह, इतनी प्यार से चाटा लगेगा बेवकूफ इंसान। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश को सब चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप स्टेनो की क्यों डिमांड करते हो? कि भगवान सामने दोनों हाथ खुले रखे बैठे हैं और आपसे पूछ रहे हैं बताओ क्या चाहिए, और तुम यहाँ सोने जवाहरात मांग रहे हो। और सामने भगवान खड़ा, तो भगवान को मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। गलत जा रहे हो बेटा, तुम्हारी अप्रोच गलत है। दीपिका इस गुड़िया ने लिखा है, सर लाइव क्लास में मजा आया, 2 दिन से बुखार था, देख नहीं पाई थी, लेकिन लाइव क्लास में मजा। यही चीज मैं कहता हूं, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में रह जाते हैं ना, वो बर्बाद है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आना होता। अरे यार वो कैब करा तो रहे हैं शुभम, कहाँ से बैंकिंग के लिए कहाँ से लेकर आए? सऊदी अरब से मंगवाता हूँ आपके लिए वोकैबुलरी, सस्ता नशा। चलिए मुझे लगता है आप लोगों की बातें अब ठीक हो रही हैं। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। आज की कहानी को रिवाइज करके आए, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।